आत्मा अपने आप को बॉडी के साथ इतनी ज्यादा एसोसिएट कर लेती है कि अपने आप को शरीर समझने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ईगो की परिभाषा में दो शब्द हमेशा आते हैं, इंग्लिश वर्ड। दो शब्द हमेशा आते हैं। ईगो किसको कहते हैं? अहंकार, अभिमान, अभिमान। जो मैं नहीं हूं वो अपने आप को मान रहा। ईगो वाला व्यक्ति हमेशा बाहर से दिखाता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, अंदर से उसकी हालत उतनी ही खराब रहती है, उतना ही कमजोर। ये सत्य है। जो अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझता है, बाहर दिखाता है कि मैं क्या हूँ, बहुत पावरफुल आदमी हूं मैं, अंदर से उतना ही फ्रेजाइल, उतना ही कमजोर होता है। ईगो चाहता है कि सब चीज उसके कंट्रोल में रहे, कोई चीज मेरे कंट्रोल से बाहर ना चली जाए। चाहे पति, चाहे संबंध, चाहे संपत्ति, सब मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, कोई भी चीज मेरे कंट्रोल के बाहर ना जाए। इनसिक्योर, बहुत डरा हुआ रहता है ईगो वाला आदमी। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, इसलिए कंट्रोल पाने की कोशिश करता है। हमें अगर जिनको प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन को अपने मोटिवेशन का आधार बनाया है, वो नैया आज नहीं तो कल डूबेगी। अब शांति। तो बहुत दिनों के बाद हम सभी मिल रहे हैं, और मुझे लगा चलिए एक टॉपिक हर बार तो रखते हैं, थोड़ा कुछ पुराना टॉपिक भी है और नया टॉपिक थोड़ा यूनिक भी है। ऐसे तो हम सभी परिचित हैं, तो ये इसको सेशन नहीं समझना है, हम बीच में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सेशन के तौर पे नहीं लेना चाहता हूँ, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये हमारे आध्यात्मिकता का ये बहुत ही इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको मालूम है कि बाबा के जो अंतिम शब्द क्या थे? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। और मुझे याद है ऐसे बहुत सारे गीता के श्लोक हैं जो उस निरहंकारिता के ऊपर आते हैं, निर्माणता के ऊपर, निरहंकारिता के ऊपर। लोग पढ़ते हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आज के सेशन का मुख्य उद्देश्य रहेगा जो सूक्ष्म अभिमान है उसको कैसे पहचाना जाए। ऐसे तो आप सभी जानते हैं, सभी ने साइंस ऑफ राजयोगा किया हुआ ही है। तो हमने उसमें देखा था कि पांच विकारों में नंबर वन विकार कौन सा है? हमने थीम चेकिंग में किया होगा। कौन सा है नंबर वन विकार पांचों विकारों में? तो आपने देखा होगा, बाबा, हाँ, बाबा ऐसे तो काम विकार को भी कहते हैं, पर कभी कभी बाबा देह अभिमान शब्द भी यूज करते हैं। तो आमतौर पे जब आत्मा सतयुग का त्रेता युग का जब समय बीत जाता है, 21-22 जन्म के बाद आत्मा को फील होने लगता है क्लियरली कि वो अपने आप को देह के साथ एसोसिएट कर लेती है। हम क्या समझते हैं कि अब मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? देखिए, सतयुग और त्रेता युग में दैहिक भाव तो रहेगा। ये मत समझिए कि सतयुग और त्रेता युग में हम कोई ज्वाला रूप या बीज रूप अवस्था में घूमेंगे, ऐसे नहीं। दैहिक भाव तो रहेगा कि भाई मैं लक्ष्मी हूँ या वो नारायण है। स्त्री पुरुष का भी उस हिसाब से भाव रहेगा, दैहिक भाव रहेगा। मेल फीमेल का तो थोड़ा बहुत तो कॉन्शियसनेस रहेगा ना, तभी तो मर्यादाएं रहेगी, बट उस प्रकार से नहीं जैसे कि कलयुग में। तो दैहिक भाव रहता है। जैसे जैसे जन्म बीतते जाते हैं, अब आत्मा अपने आप को देह के साथ एसोसिएट कर चुकी होती है। तो आप जानते हैं कि उसी को हमारे सबसे पहला जो विकार देह भान आता है। देह भान प्रॉब्लम नहीं है शुरू में, देह भान जब एक्सट्रीम हो जाता है तब प्रॉब्लम। आत्मा अपने आप को बॉडी के साथ इतनी ज्यादा एसोसिएट कर लेती है कि अपने आप को शरीर समझने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ईगो की परिभाषा में दो शब्द हमेशा आते हैं, इंग्लिश वर्ड। दो शब्द हमेशा आते हैं। ईगो किसको कहते हैं? अहंकार, अभिमान, अभिमान। जो मैं नहीं हूं वो अपने आप को मान रहा हूं। जो मैं नहीं हूं वो अपने आप को मान रहा हूं। मैं कौन हूं? आत्मा। क्या मान रहा हूं? शरीर। तो दो शब्द आते हैं, एक होता है आइडेंटिफिकेशन, अर्थात अपने आप अपनी पहचान बना लेना, और दूसरा होता है अटैचमेंट। सो अटैचमेंट टू एंड आइडेंटिफिकेशन विथ, दो शब्द आता है। तो दो, जब भी ईगो की बात आती है तो दो दो चीजें हमेशा ध्यान में रखना है कि इसमें अटैचमेंट भी है और आइडेंटिफिकेशन भी है। अपनी पहचान को जोड़ लेना, उसका स्वरूप बन जाना। जैसे मैं हूं आत्मा, तो मैं शरीर से अटैच भी हो गया, पहला। और दूसरा, अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगा कि भाई मैं ये हूं, मैं आत्मा नहीं, अब तो मैं शरीर ही हूं। अपने उसको अपने आप का स्वरूप मान बैठा, उसके साथ मेरा तादात्म्य हो गया।
जुड़ गया मैं, अपनी आइडेंटिटी बना ली। तो ईगो में ये दो शब्द कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में दिखेंगे, अटैचमेंट और आइडेंटिफिकेशन। हमेशा आ पाएंगे। और ये आइडेंटिफिकेशन किस किस चीज, किन किन चीजों के साथ होता है? आइडेंटिफिकेशन हम शरीर के साथ भी करते हैं, रोल के साथ भी करते हैं। रोल मतलब जो हमें रोल मिला है कि मैं माँ हूँ, है ना? हाँ, मैं माँ हूँ और तुम मेरे बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, ज्यादा अपनी जुबान मत लड़ाओ। तो मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को हम क्या समझते हैं? कुछ समझते हैं या मैं बहुत बड़ा स्पीकर हूँ। तो हमने एक फॉल्स इमेज, छवि बना ली है। उस छवि के साथ दो चीजें हो चुकी हैं। एक तो हम अटैच भी हो गए हैं और उसको अपना स्वरूप मानने लगे हैं, अर्थात आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो जितना आइडेंटिफिकेशन और अटैचमेंट ज्यादा, ईगो भी उतना ज्यादा। कम आइडेंटिफिकेशन, कम अटैचमेंट, ईगो भी कम। ये मैं इस प्रॉपर्टी का, ये बहुत बड़ी जो बिल्डिंग दिख रही है ना, मैं उसका मालिक हूँ। तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है? क्या मैं बिल्डिंग इतना बड़ा हो गया हूँ? नहीं, मैं बिल्डिंग इतना बड़ा नहीं हो गया हूँ। मैंने एक छवि बनाई है। लगता है कि मेरा अधिकार है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ बिल्डिंग में। हमने छवि बना ली है, उस छवि के साथ मैं मालिक हूँ, मैं इसका ऑनर हूँ। मैं ईगो में ना मैंपन रहता है, जो बाबा कहते हैं मैंपन, मेरापन। बाबा कहते हैं, तो ईगो में मैंपन रहता है। मैंपन मतलब इतना आइडेंटिफाई कर चुका है कि उसको अपना स्वरूप मानने लगता है कि मैं मालिक हूँ। एक छवि बना लेता है, उसके साथ अटैच्ड हो जाता है। आदमी बिल्डिंग इतना बड़ा नहीं बन जाता है, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट, एक मानसिक छवि, एक इमेज बना लेता है मन ही मन, और उसके साथ अटैच हो जाता है। और ये अटैचमेंट जिसके साथ होता है, वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, रोल हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई उपलब्धियां भी, अचीवमेंट्स भी हो सकती हैं। कि मैं बहुत ही अच्छा भाषण करता हूँ, बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, मैं स्पीकर हो सकता है। मैं अपने आप को महारथी समझ रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल समझ रहा हूँ। स्पिरिचुअल ईगो लोग नाम देते हैं कई बार हंसी मजाक में, स्पिरिचुअल ईगो भी। वाह रे, मैं बड़ा भाई हूँ, या मैं बड़ी दीदी हूँ, या मैं बड़ा भाई हूँ, और आपने मुझे ओम शांति भी नहीं बोला। कम से कम एक बार स्माइल तो कर देते। क्योंकि ईगो को एक्नॉलेजमेंट चाहिए, उसे वैलिडेशन चाहिए कि वह मैं हूं भाई, मेरी मौजूदगी को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? मैं हूं, आपने मुझे इग्नोर कर दिया। तो ये बहुत ही बड़ा विषय है, देखते हैं आज कितना कवर होता है। तो अभी चलिए ठीक है, ईगो का हमने ऐसे डिफाइन तो कर दिया। तो हम कैसे पहचाने कि हमारे अंदर ईगो है कि नहीं? क्योंकि पहले जब तक रूट कॉज एनालिसिस नहीं होगा कि भाई प्रॉब्लम, समस्या का जब तक डॉक्टर परखेगा नहीं कि बीमारी क्या है, तो इलाज कैसे होगा? तो उसके लक्षण क्या होंगे? उसके एक लक्षण ये होंगे जो बाबा ने मुरली में कहा है, बहुत ही अच्छा है। मैं तो, आप उसको अभी भी यूज कर सकते हैं, मैं खुद भी यूज करता हूँ पहचानने के लिए कि मैं, मेरी आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई है। और वही एक निशानी ये होगी, हर्ट, दिल को ठेस पहुंच गई। बाबा कहते हैं जहां अभिमान होगा, वहां अपमान की महसूसता जरूर आएगी। तो जितना मुझे अपमान हो रहा, जितना मुझे अपमान की महसूसता हो रही है, इसका मतलब ईगो का लेवल उतना ही हाई है। अगर मुझे 20% हर्ट हुआ, ईगो 20% है। 80% हर्ट हो रहा है, ईगो 80% है। और
हार्ट में केवल ईगो ही नहीं है। हार्ट के दो मेजर कारण होते हैं। एक होता है कि हार्ट हम किसी और से नहीं होते हैं, जिनको हम अपना समझते हैं उनसे ही हार्ट होते हैं। रास्ते चलने वाला आदमी मुझे कुछ बोल देगा तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। सब्जी वाला मुझे कुछ बोल देगा मार्केट में, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मेरे हैं ना, चाहे मेरे पति या मेरा बच्चा, जिसको मैं बहुत अपना समझती हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं जी रही हूँ, और उसने कुछ बोल दिया तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अटैचमेंट है ना। जहाँ अटैचमेंट है, हमने, आपको याद है अटैचमेंट की चार स्टेजेस, मैं रिपीट नहीं करूंगा। प्रभाव, झुकाव, लगाव और मोह। चार स्टेजेस होते हैं, आपको याद है ना। तो जो चौथा स्टेज है मोह का, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस, आशाएं। तो जिनसे भी हम आशाएं रखेंगे, इसका मतलब आशा आप रख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है आप अटैच्ड हैं। और अटैच्ड हैं, इसका मतलब आज नहीं तो कल हर्ट होने वाले हैं, तैयार रहिए। हर्ट मिलेगा ही मिलेगा। और हर्ट सामने वाला नहीं करता है। हर्ट सामने वाला करता ही नहीं है। हम स्वयं ही स्वयं को हर्ट करते हैं। सामने वाला नहीं करता। हम स्वयं ही स्वयं को हर्ट करते हैं। और जब हर्ट हो जाते हैं तो क्या करते हैं? उस दिन आपने देखा होगा, जब हम हर्ट हो जाते हैं तो जब आप बर्तन मांजते हैं तो बर्तनों से बहुत ज्यादा आवाज आती है ना। हम अपना पैसिव अग्रेशन, इंग्लिश में शब्द है इसके लिए, पैसिव एग्रेशन, मतलब छिपा हुआ एक, है ना, गुस्सा जो है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट व्यक्त करना कि भाई देखो मैं नाराज हूं, मैं मनाने नहीं आऊंगी। आपको रियलाइज करना, आपको मेरे सामने झुकना है। इनिशिएटिव, पहला कदम मेरा नहीं होगा, पहला कदम आपका होगा। और मैं आपको गिल्ट तो, मैं आपको तो पनिशमेंट, सजा तो दूंगी, मेरा सजा देने का तरीका अलग होगा। और हम में से कई लोग बोलते हैं भाई जी ज्यादा हर्ट नहीं होता, हम मैंने उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बस कम से कम इतना तो उनमें होना चाहिए ना, इतना तो, इतना तो। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कम से कम मानवता होती है ना, ह्यूमैनिटी होती है ना भाई जी, कम से कम इतना तो होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बाबा ने अलाउ किया है इतना तो के लिए, तो हमने इतना तो का क्यों आशा रखा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ लोगों से, हम आध्यात्मिक आशाएं भी मैं नहीं रखता हूँ, स्पिरिचुअल, कि भाई ये इनका कल्याण हो जाए, अगर ये हो जाता तो कितना अच्छा रहता। नहीं, शुभ भावना शुभ कामना अच्छी चीज है। फिर भी मैं लोगों से आध्यात्मिक आशाएं भी, ये फलानी कुमारी है ना, ये ब्रह्मा कुमारी बहन बन जाए तो कितना अच्छा है, इसका जीवन सफल हो जाए, अच्छी बात है ना, बुरी बात को थोड़ी है। पर जरूरी नहीं है कि भाई वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको नहीं बनना है। आप, वो आपकी नीड है ना, कि आप उसमें एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी देख रहे हो, सामने वाले को नहीं पड़ा है। तो तो मुझे कोई बताएगा कि ये जो ईगो की जो बात चल रही थी, हर्ट की बात चल रही थी, तो हर्ट में ईगो कैसे, कई लोग समझ नहीं पाते। मैं थोड़ा सा एक बार फिर से आपको पास्ट में ले जाता हूँ। आपको याद है, हमने साइंस ऑफ राजयोगा में जाना था कि ईगो दो दो तरीके, दो फ्लेवर्स में आता है। कौन सा? हमने नाम दिया था, एक हार्ड ईगो कहा था हमने, अभिमान। एक होता है सूक्ष्म अभिमान, सॉफ्ट ईगो कह लीजिए। ऐसे हार्ड और सॉफ्ट प्रॉपर वर्ड नहीं है, पर एक होता है अभिमान जो दिखाई देता है। हाँ भाई, बहुत ही घमंडी हो गया, दिख रहा है कैसे ऐंठ के चल रहा है ये हमें बॉडी लैंग्वेज से दिखाई देता है। और एक वो होता है कि बॉडी लैंग्वेज तो ठीक है, डायलॉग से भी मालूम पड़ जाता है। मैंने किया है भाई, ये इतने मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, मैंने ये बड़े खून पसीने से मैंने ये जो है चीजें हासिल की है। आज मेरी वजह से ही सब कुछ है, वरना सब लोग कहाँ होते मालूम है आपको। तो वो सबको समझ में आ जाता है कि मैपन इनका दिख रहा है, उस बहुत कॉमन है। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आपने परख लिया तो। और दूसरा इसका एक वर्जन होता है सूक्ष्म ईगो, सटल। और ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही विनम्र दिखाई देते हैं, विनम्रता की मूर्ति होते हैं। थैंक यू, सॉरी, अरे आपको चोट तो नहीं लगी? तो हमको लगता है वाह,
कितना बाबा कहते हैं विनम्रता की मूर्ति देखनी हो तो इनमें देखो। पर ये आपका भ्रम है। ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। मैं भी पहले शुरू के दिनों में भ्रम का शिकार था। क्योंकि पहले क्या होते थे, बहुत से ऐसे फॉरेन क्लाइंट्स होते थे आईटी की फील्ड में, बहुत ही सॉफ्टली टॉक करते थे, तो हमको लगता था कि हम भारतीय हैं जो थैंक यू प्लीज सॉरी नहीं बोलते हैं। ये कितने अच्छे लोग हैं, इनकी कल्चर में कितना अच्छा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक्नॉलेजमेंट वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं। पर बाद में जब दूसरा रूप देखा तब मैं समझ गया, ओहो इतना जबरदस्त हर्ट हो रहा है इनको। इग्नोर्ड हल्का सा होता है तो उनको बहुत ज्यादा चुभन होती है। तब समझ में आ गया। तो यूजुअली देखा जाए, मैं ये बताना चाहता हूँ, तो ये सूक्ष्म ईगो में क्या आता है? सूक्ष्म ईगो में वो लोग होते हैं जो बाहर से जरा भी किसी प्रकार का आपको अभिमान दिखाई नहीं देगा, बट उनमें अभिमान इतना भरा होगा। अभिमान का गुप्त रूप, अभिमान का छिपा हुआ रूप जो बाहर से दिखाई नहीं देगा। बाहर से वो बड़े कमजोर लगेंगे, बड़े विनम्र लगेंगे, बड़े सॉफ्ट हार्टेड लगेंगे। बिल्कुल नहीं। और सबसे डेंजरस कौन सा है? दोनों में से सबसे डेंजरस वैरायटी कौन सी है ईगो की? सूक्ष्म वाला। और आश्चर्य, मैं किसी को लेवल लेवल नहीं कर रहा हूं, पर मेजॉरिटी संख्या माताओं और बहनों की थोड़ी संख्या कंपेयर टू भाइयों की, भाइयों में भी होता है, पर मेजॉरिटी संख्या सॉफ्ट पावर वालों में ज्यादा है। इन द सेंस, मैं ये बताना चाहता हूं, तो हमें बहुत ही आवश्यक है कि सूक्ष्म ईगो को हम पहचानें और इस पे काम करें। तो मैं फिर से एक बार रिकैप करा रहा हूँ, मैंने कई बार कराया भी है, फिर से एक बार रिकैप कराता हूँ। हर्ट पे हम वापस आते हैं। हर्ट में अभिमान कैसे? हर्ट में क्यों अभिमान? हर्ट और अभिमान का क्या तालमेल? कहाँ हर्ट, दिल को ठेस पहुंचना, कहाँ अभिमान? ये तो कहीं मैचिंग ही नहीं है। कैसे अभिमान है, कौन बताएगा? ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपने समझा है कि नहीं समझा है। हर्ट में अभिमान कैसे? हाँ, बहुत ही अच्छा। वाह, सभी ज्ञानी हो गए, मुझे अच्छा लग रहा है, फटाफट आंसर आ रहे हैं, सब समझदार हो गए। बहुत ही अच्छा। हर्ट में अभिमान इसलिए है कि मुझे ऐसे कैसे कहा, मुझे मुझे ऐसे कैसे बोल दिया आपने। कौन हो भैया? आप कौन है कि भाई आपको ऐसे नहीं कहा जा सकता? मुझे ऐसे कैसे कहा? मुझे, मैं इतनी विनम्र हूं, इतनी सॉफ्ट स्पोकन हूं, आज तक मैंने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, पर आपने मुझे ऐसे कह दिया। मुझे, मुझे मतलब अब आप अपने आप को कुछ मान रहे हैं जो आप हो नहीं। पर आपने अपने आप को कुछ मान लिया, अपनी एक छवि बना ली है। उस छवि के साथ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस छवि के साथ आप अटैच्ड हैं। तो इसीलिए हर्ट में भी ईगो छुपा हुआ है। ईगो में आपने एक और देखा होगा कि प्रभावितम, मैं पहले अपने डायरी में लिखता था प्रभावितम अर्थात दूसरों को प्रभावित करने से एक सुख मिलता है। वो भी ईगो है। एक होता है प्रभावित होना और दूसरा होता है प्रभावित करना। बाबा के शब्द हैं, प्रभावित होना और प्रभावित करना दोनों विकार में गिना जाता है। एक पावर की फीलिंग आती है, खुशी होती है, वाह मैं कुछ हूं, देखा, मैं कुछ हो गया, अपनी एक सुपियोरिटी की फीलिंग आती है, एक श्रेष्ठता की फीलिंग आ जाती है। कई कई मैंने देखा है, कई है स्टूडेंट्स होते हैं लौकिक में ऐसे, कई बार कईयों को श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। या डीपी में हम कुछ ऐसे रखेंगे, भारतीयों के साथ में एक फोटो खिंचा के डीपी रखूंगा, तो मुझे बहुत आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? ताकि लोग देखें कि भाई, हाँ, मान लीजिए मैं राष्ट्रपति के साथ में मेरा फोटो है और मैं डीपी में डालता हूँ, तो लोग सोचेंगे अरे वाह कितने पहुंचे हुए हैं। मुझे बड़ा आनंद आएगा, वाह देखा मैं क्या हूँ, देखो मेरी वैल्यू करो, पहचानो कि हूँ मैं कौन हूँ। ये मेरी अंतरात्मा मुझे, मेरा ईगो, अंतरात्मा नहीं ईगो बोल रहा है। तो उसका एक सुख होता है प्रभावित करना। इसको इंग्लिश में कहते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन, सर्टिफिकेट मांगता है, मतलब वैलिडेट कर रहे हैं, और वैलिडेशन में फिर हाँ वही फेक इमेज है। ईगो का मतलब ही होता है फेक इमेज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैलिडेशन, लोग मेरे काम को वैल्यू करें, एक्नॉलेज करें,
सहमति दे कि देखो मैं क्या हूं भाई, मेरी कुछ वैल्यू है। तो जानबूझ के वैलिडेशन में आनंद आएगा, प्रभावित करने में बड़ा आनंद आएगा। जैसे हम कार से, कोई महंगी कार से हम उतरते हैं सोसाइटी में अपनी, और दरवाजा खोलते हैं, तो सोचते हैं कि कोई मेरी पड़ोसी जो है वो, उसने देखा क्यों नहीं मुझे कार से उतरते हुए। और बड़ा एक अंदर ना, एक आनंद सा दौड़ता है। वो आनंद नहीं है, वो रस नहीं है। मैंने कहा था ना, रसोगे तो फंसोगे। तो कई लोगों को बड़ा आनंद आता है उस रस का। तो हमारे एक नए नए बीके, मतलब नए नए भाई हैं बने हैं, और उनकी बहुत महंगी गाड़ी है, करोड़ों में है अंदाज। और जब करोड़ों की गाड़ी जब रास्ते पे चलती है तो सभी लोग क्या करते हैं, देखते हैं, और उनको बड़ा सुकून मिलता है। ये क्या हुआ? ग्रेटिफिकेशन, आनंद, नेगेटिव प्लेजर। कोई देखता है तो बड़े शान से कहते हैं, भाई अपनी गाड़ी की तरफ देखो, मेरी गाड़ी की तरफ मत देखो। बड़ा आनंद आता है उनको इसमें। ये क्या हुआ? ये भी देह अभिमान। बाबा इसको मुरली में कई बार जनरल वर्ड्स शब्दों में यूज कर लेते हैं। देह अभिमान, वैलिडेट करना। तो ईगो वाला आदमी बाहर से दिखाता है, ऐसे में बहुत सारे लक्षण दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ क्या क्या होते हैं ईगो के। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ईगो वाला व्यक्ति हमेशा बाहर से दिखाता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, अंदर से उसकी हालत उतनी ही खराब रहती है, उतना ही कमजोर। ये सत्य है। जो अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझता है, बाहर दिखाता है कि मैं क्या हूँ, बहुत पावरफुल आदमी हूं मैं, अंदर से उतना ही फ्रेजाइल, उतना ही कमजोर होता है। तो ईगो अपनी सुरक्षा ढूंढता है, वो डरा हुआ है। तो मेरा साम्राज्य ना छीन जाए, तो बाहर से मैं अपने आप को ऐसे प्रदर्शित करूंगा कि देखो मैं कुछ हूं। आप समझो मैं कम नहीं हूं, मैं 30 मार खा हूं, मैं कम नहीं हूं। आप समझो कि मैं कौन हूं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? तो मैंने देखा है इनसिक्योरिटी, जो लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर और डरे हुए रहते हैं, वो ईगो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, एक सहारा लेते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, ईगो का एक और लक्षण होता है बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं वो चीजें भी कवर करता हूँ जो शायद हमने कभी सीक्रेट्स या साइंस में कवर ना की हो। ईगो का एक और लक्षण होता है कंट्रोल पाना चाहता है। ईगो चाहता है कि सब चीज उसके कंट्रोल में रहे, कोई चीज मेरे कंट्रोल से बाहर ना चली जाए। चाहे पति, चाहे संबंध, चाहे संपत्ति, सब मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, कोई भी चीज मेरे कंट्रोल के बाहर ना जाए। समझ रहे हैं? इनसिक्योर, बहुत डरा हुआ रहता है ईगो वाला आदमी। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, इसलिए कंट्रोल पाने की कोशिश करता है। और ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स है। वैलिडेशन में मुझे एक और बात याद आ गई कि लोग आजकल वैलिडेशन पाने का अलग अलग तरीका हो गया है। लोग आज इंस्टाग्राम रील्स पे लोग कोशिश करते हैं कि लोग मुझे लाइक करें। वाह, लोगों ने मुझे लाइक किया, बड़ा मजा आ गया। मतलब सोचते हैं कि भाई अभी मैंने फोटो डाली, कितने लोगों ने लाइक किया है कि नहीं। ये भी ईगो के लक्षण है। और सेकेंड बहुत ही बड़ी बीमारी, वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन, कंपैरिजन दूसरों के साथ भी, खुद के साथ भी। दूसरों के साथ कंपैरिजन के तो बहुत सारे तरीके हैं। इंस्टाग्राम पे लोग देखते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। लोग अपनी, मैं आपको एक थोड़ा वैलिड, एक ऐसा केस बताऊंगा, शायद पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं। वैलिडेशन की भूख इतनी ज्यादा हो जाती है, लाइक्स की भूख, कई बार लोग अपने शक्ल से भी नफरत करने लगते हैं कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं दिख रही हूँ, मेरी फ्रेंड है ना, वो ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, देखो वो उसकी कितनी अच्छी हो, हर चीज कितनी बेटर है, मैंने अपने शरीर की हालत क्या बना के रखी। तो इस केस में हम क्या करते हैं,
अपने आप में हीनता हीनता वाले भाव बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। कोई हमको कमेंट कर देता है तो बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति प्रशंसा का भूखा है, जिसे प्रशंसा भूखा ना भी हो, बहुत बड़ी बात होगी। हमें अगर जिनको प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन को अपने मोटिवेशन का आधार बनाया है, वो नैया आज नहीं तो कल डूबेगी। अप्रिसिएशन। बस लोग मेरे बारे में वाह वाह कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रसोगे तो फंसोगे। वाह वाह कीजिए, मुझे बड़ा आनंद आता है। गुदगुदी हो जाती है। नहीं नहीं, ये तो बाबा ने कराया। पर अंदर खुशी मुझे हो रही है। नहीं नहीं, ये तो बाबा ने कराया। अंदर खुशी मुझे हो रही है। वाह वाह। मुझे मालूम है। कई माताएं कहती थी कि देखो भाई जी देखो, ये है ना, क्या बताऊं, मेरी कन्या से बहुत परेशान हूं, बस उसको वाह वाह करते रहिए, तभी वो सारा काम करती है। अगर वाह वाह आपने नहीं की, बस फिर वो भूल जाता है कौन क्या है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो कई लोगों ने अपने शरीर को इतना ज्यादा कि मान लीजिए मैं ओवरवेट हूँ, ठीक है ना, ओवरवेट हूं तो क्या हो गया, चलो ओवरवेट, तो क्या हुआ। पर कंपैरिजन इतना स्ट्रांग है क्योंकि जिस आदमी में ईगो ज्यादा होगा उसका कंपैरिजन उतना ही शार्प, उतना ही इंटेंस होगा। ये नियम है, साइकोलॉजिकल रूल है। ज्यादा कंपैरिजन ज्यादा ईगो, कम कंपैरिजन कम ईगो। क्योंकि आपको मालूम है, जजमेंट का क्लास आपने किया है। कंपैरिजन वाला, कंपैरिजन का मतलब ही है जजमेंट। जजमेंट जनरेट्स इमोशन। आपने किया है क्लास। इमोशन है। कंपेयर कर रही हूँ। अब मुझे तो कोई वैलिडेशन नहीं करता, मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू, क्यों वैल्यू चाहिए? क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन में हमेशा ईगो एक वैल्यू चाहता है कि भाई जानो तो मेरी वैल्यू क्या है। क्यों तुम्हें वैल्यू चाहिए? जो तुम हो वो हो। प्रॉब्लम क्या है? भगवान ने आपको यूनिक बनाया है। पर नहीं, मुझे तो वैल्यू चाहिए। वैल्यू की भूख। इसने मुझे पसंद किया, उसका सुख, विकार की बात नहीं है इसमें। उसका सुख इतनी ज्यादा कि व्यक्ति अपनी पवित्रता की धारणाओं को भी क्रॉस क्रॉस करेगा। तो ये सारा जो चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, मतलब मैं तो कहता हूँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार जो बाबा मुरलियों में बताते हैं, इन विकारों के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, आगे की सीट में तो कौन बैठा है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। लेकिन जो उनका जो बॉस है, वो ईगो है। क्योंकि हर विकार में कहीं ना कहीं ईगो बैकग्राउंड में बैठा हुआ है। ते अभिमान क्या अभिमान बैठा हुआ है, जो सारा खेल खेल रहा है।